अंधेरे में जो रोज बिकते रहे, मैं बाजार के उन उजालों में था। मिले बिछड़े बिछड़कर फिर मिले अजब मोड़ पर, जवाबों का आलम सवालों में था। राजस्थान की सियासत में कमोबेश ऐसा ही चल रहा है, जहां पर आप देखेंगे एक पेपर लीक की जांच ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से बड़े फैसले लेने हैं, और बड़े फैसले लेने में किसके पैर कांप रहे हैं। आज बातचीत करेंगे इस सियासत पर और इसके इतर किस तरह से कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है कल दिल्ली में जिला अध्यक्षों की, जहां पर मंथन होगा, ट्रेनिंग होगा, और मंथन से जो निकलेगा गरल कौन करेगा। बात इस पर भी करेंगे कि कैसे हनुमान बेनीवाल राजस्थान के लोगों से पूछ रहे हैं 25 साल तो हो गए, अब भरोसा नहीं करोगे तो कब करोगे, और मैं कब तक यूं ही संघर्ष करता रहूं। और किस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजनीति को नई धार दे रहे हैं। जाट राजनीति और मीणा राजनीति किस तरह से रोमांचक दौर में पहुंच रही है, बात इस पर भी करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। भजन लाल शर्मा ने विश्नोई समाज के गुरुओं की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई, जहां पर खेजड़ी आंदोलन के लिए कई दिनों से संत भूखे प्यासे बैठे थे, मगर के बिश्नोई जाकर वहां पर अनशन तुड़वा कर आए थे। अभी भी क्रमिक अनशन चल रहा था, जहां पर कांग्रेस के नेता परशुराम बिश्नोई ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे संत, वही तय करेंगे आंदोलन कैसे आगे चलेगा। मगर ये भजन लाल शर्मा जब संतों के साथ मिल रहे हैं तो इस भरोसे को कायम रखना होगा, क्योंकि भरोसा टूटा तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। और संतों को दिया भरोसा सबसे बड़ा भरोसा है। जब ये विधानसभा में खेजड़ी कटाई के खिलाफ कानून लाने की घोषणा कर रहे थे तो इकबाल कितना बुलंद है सरकार का कि जोधपुर में और झुंझुनू में सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो भरोसा जगाया है उसकी कसौटी पर वो खड़े उतरे हैं। लोगों की जन भावनाओं का कद्र होना चाहिए, मगर लोगों के, खासतौर से बेरोजगारों के जन भावनाओं का कद्र पेपर लीक की जांच में अब तक नहीं हो पा रही है। ये सही बात है कि धड़ाधड़ परीक्षाएं हो रही है और उन परीक्षाओं में नौकरियां भी मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए भजन लाल शर्मा सीना चौड़ी करके अपनी बात कह सकते हैं, पर पिछली जांचों का जो भरोसा था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज एसओजी में बड़ी बैठक चल रही है इस बात को लेकर कि कैसे रोज जो चुनौतियां दी जा रही है, और गृह मंत्री भजन लाल शर्मा हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े मगरमच्छों तक पहुंचा जाए। पर इतना साहस कोई पुलिस वाला कर पाएगा क्या? क्योंकि जो इधर वाले हैं बड़े वाले आरोपी, वो उधर वाले बड़े नेताओं के दोस्त हैं। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा घालमेल है। इसलिए ये जांच कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। हम और आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, ये जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब मिले हुए हैं, और इस कदर मिले हुए हैं जिसकी कल्पना भी आप रत्ती भर नहीं कर सकते। इसलिए आगे कुछ बुरा ना हो, इससे लेकर हमें सजग रहना है। पीछे वाला एक आध पकड़ते रहेंगे इसलिए कि आपको यह भान होता रहे कि कार्रवाई जारी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो हम पहले से कहते रहते थे ओएमआर घोटाला होता है, ओएमआर गड़बड़ियां पकड़ी गई अशोक गहलोत सरकार के दौरान की। उसके बाद इस सरकार को लेकर भी सवाल उठे तो अध्यक्ष आलोक राज ने ओएमआर को सार्वजनिक कर दिया। अब जब आरोप लगे हैं कि 10-20 हजार ओएमआर बदले गए हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षाओं में, तो उन्होंने चुनौती दी है कि जिस ओएमआर के ऊपर शक लगता है
उसे लेकर मेरे पास आए कंप्लेन करके, हम उसके शंकाओं को दूर करेंगे। चुनौतियां ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर यथा राजा तथा प्रजा वाली जब बात वो कह रहे हैं कि सरकार जैसी रहती है अधिकारी वैसे होते हैं, तो अपने बनाने वालों के ऊपर भी वो बता रहे हैं कि वो घोटाले वाले थे इसलिए यहां घोटाला होता था। ये सरकार घोटाले वाली नहीं, इसलिए घोटाला नहीं हो रहा है। पर बच्चों की आशंकाएं बलवती होती जा रही। कई लोग कह रहे हैं कि शिक्षक का हस्ताक्षर क्यों छुपाया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि प्राइवेट रखना जरूरी है। अब कैसे किसको पता लगेगा कि किसके ओएमआर शीट पर हम कंप्लेन करें। हालांकि देखिए 10-12 हजार तो बदलना मुश्किल है, मगर फिर भी हम भी चाहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई बात है किसी भी छात्र को लेकर, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास नहीं आना चाहते हैं तो आलोक राज के पास जाएं। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम उस मसले को उठाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। पर फिर मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें आप सरकार और जांच एजेंसियों से मत रखें। आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, सब कुछ पता है, फिर भी ऐसे पकड़ के लाते हैं जैसे आर्किमिडीज को उत्प्लावन बल मिला हो। यूरेका 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 कहते, सारे यूरेकाओं की जानकारी है। किसने किस परीक्षा में गड़बड़ी कर रखी है। रीट की परीक्षा की जांच भी करने के लिए तैयार नहीं है। जेईएन वाले अब शुरू हुए हैं, सब पता है, ऊपर से नीचे तक कितने जेईएन गड़बड़ी किए हुए हैं। मगर छोड़िए इन बातों का, हमारे कहने से कुछ होता तो है नहीं। भजन लाल शर्मा का समर्थन कर रहे हैं ये लोग हाथ उठाकर। अब पंचायत चुनाव में समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर बहुत धोखा देने वाली है। मैं पहले भी कहा था भजन लाल शर्मा से कि ये जो है आपड़ों अग्रणी राजस्थान मुख्यमंत्री निवास में जो सेट बनाकर गई है वसुंधरा राजे, और लोगों को बुला के वहां पर स्वागत करवाती थी और हाथ उठा के जयकारे लगाती थी, अशोक गहलोत ये करते 5 साल निकाल दिए। आप भी यही करने शुरू कर दिए हैं। अगर संतों से मिलना था तो वहीं जाते बीकानेर, वहीं मंच पर घोषणा करते। उसकी बुलंदी कुछ और होती है। अपने घर में बुलाकर कोई स्वागत कराता है क्या, वो भी जब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का हश्र आप देख चुके हैं। इस रास्ते पर चल क्यों रहे हैं, परवैया अधिकारी लगे हैं, बताया ना मैंने। इस वाले उस वाले भी इस वाले में भी हैं। ये सिखा देते हैं ये रास्ता आसान है, इसी पर चलो, और आसान रास्ता कभी भी सफलता नहीं दिलाती है। खैर, लौटते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस में कल सुबह से यानी कि 10 फरवरी से जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू होगी, जहां पर सारे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से बीजेपी से मुकाबला करें। राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव के लिए बेचैन हैं। वो चाहते हैं एक नई कांग्रेस दिखे, मगर बुजुर्ग नेता वापस छीन लाते हैं। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की कि एक एक जिला अध्यक्ष को ऐसे चुना जाए वैसे चुना जाए, मगर कैसे कैसे चुना गया है आपको पता है। इस बारे में विस्तार से बातचीत हो चुकी है। पर जो चुने गए हैं वो वैसे ही चुने जाते हैं। कांग्रेस में कोई नया नहीं है, तो फिर बदलेगा क्या? क्या ट्रेनिंग से कुछ निकलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, अगर ट्रेनिंग में कुछ सीख के ये जाएं कि अगले विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिले तो बागी ना हो। और इसकी गारंटी जब तक कांग्रेस में नहीं होगी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी ये नहीं बन सकती है। ये स्वार्थ आधारित पार्टी बनकर रह जाती है। जब तक जिला अध्यक्षों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि तुम इनके मत बनो, तुम उनके मत बनो, तुम तो पार्टी के बनो, तुम तो सब नेताओं के बनो, तब तक ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग क्या है? आपका जुड़ाव पार्टी से, आपका किस तरह से प्रतिबद्धता है पार्टी के लिए। कांग्रेस में व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता है कार्यकर्ताओं की, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग बेकार हो जाती है। पता नहीं, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले आपको, पेपर लीक को लेकर, ये किसी भी मसले को लेकर है। राजनीति में पत्रकार जो है वो दौड़ा लेता है शंकर सिंह रावत को माइक लेकर कि आपकी बेटी के ऊपर आरोप है, आप बताइए तो सही। मगर
ये कोई विधानसभा में मुद्दा नहीं बनता है। इसलिए ये नेता सब एक हैं। अब ये तस्वीर जब से आई है राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा की, लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान का माहौल इन दोनों नेताओं ने शेखावटी में खूब बिगाड़ा और समर्थक ऐसे लड़ रहे थे जैसे घर के चाचा जी के ऊपर हमला हो गया हो। वैचारिक रूप से ये उत्तेजक हो जाते हैं, जातिगत वर्जनाओं में बंधकर, और जिस तरह के कमेंट करते हैं और जिस तरह से भावुक होते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि नेता एक हैं। इसलिए भावनाओं पर काबू रखें और किस तरह से बेहतर हो सके उसे समझें। अब कई लोग ये गले मिलने की अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा मिलन तो शायद अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी नहीं हुआ, सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी नहीं हुआ होगा, या फिर टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी नहीं हुआ होगा। क्या मिलन है ये मिलन इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ा है इन दोनों नेताओं के जुबानी जंग की वजह से। अब एक दूसरे को एक तारा कह रहे हैं, दूसरा वाला चांद कह रहा है। लोग कह रहे हैं दोनों तारा चंद हैं। पर जो भी हो, ये तस्वीर लोग दिखाकर बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, जातिगत रूप से उग्र उन लोगों को, कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जातिगत बंधनों में बंध कर आप आपसी माहौल को ना बिगाड़ें। अब देखिए, मसला ऐसा है कि राजस्थान में यह परंपरा है। ये परंपरा कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राजनीतिक रूप से आपस में गठबंधन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मगर हमारा जैसा शख्स मानता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। अगर कोई दूसरा गलत किया है तो उसे सही करने के लिए आप बैठाए गए हैं, ना कि परंपरा निभाने के लिए बैठाए गए हैं। पर जो भी हो, हर इलाके की अपनी रवायत होती है। अभी मैं क्यों दिखा रहा हूं, झावर सिंह खर्रा भी जाट समुदाय से हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट समुदाय से हैं, राजेंद्र राठौर राजपूत समुदाय से हैं। जातिगत नेताओं के बीच कोई आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं होती जितना कि विजातीय नेताओं में होती है। जाति के बड़े नेता आपस में भिड़े रहते हैं, मगर समर्थक उनको, हर खांचे में बटे हुए समर्थक उनको सबको अपना मानते हैं। कितने भोले होते हैं, और इस भोलेपन की वजह से तो नेता इतनी अच्छी सियासत कर लेते हैं। खैर, ये हर पार्टी के है और हर जाति के नेताओं का है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल की सक्रियता गजब की बढ़ी है, और सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से वो भाग रहे हैं, जाट वोट बैंक में इस बार बड़ी सेंधमारी वो कर सकते हैं। और देखिए, ये भी एक विडंबना है, उनके साथ जाट वोट बैंक का नाम जुड़ गया है, मगर वो कोशिश हमेशा करते रहते हैं बाकी नेताओं से ज्यादा कि वो दूसरे समाज को भी अपने साथ जोड़े। मुस्लिम समाज के साथ भी उनकी मैं बैठक देख रहा था। अपेक्षाकृत हरीश चौधरी जैसे नेता ज्यादा जातिवादी हैं बजाय कि हनुमान बेनीवाल के, मगर किसी पर ठप्पा लग जाता है तो लग जाता है। अब हनुमान बेनीवाल कितना सफल हो पाते हैं, उस दर्द को भी वो दिखा रहे थे। ये भी एक तस्वीर है, वो गले लगने की तस्वीर थी राजेंद्र राठौड़ की और गोविंद सिंह डोटासरा की, और ये हनुमान बेनीवाल की एक तस्वीर है गले लगने की। ये मैं दिखा रहा था, इसलिए ये सारी तस्वीरें अहम इसलिए हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप 2-3 नेताओं की तारीफ क्यों करते हो। अब इनके नेता, इनके समर्थक भी आपस में भिड़े रहते हैं, मसलन सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये तीनों नेता मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पता नहीं ये तीनों नेता कभी सत्ता में आ पाएंगे कि या ना पाएंगे, क्योंकि सत्ता में आने के लिए बहुत सारी जरूरी अहर्ताएं हैं जो इनमें नहीं है, मगर इनकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए इन तीनों की मैं तारीफ करते रहता हूं। पर सुनिए,
कौन लोग जो कटारा झगड़ा होता था कांग्रेस के नेताओं पैसे देकर मैंने आरपीएस में मेंबर था। अभी कितने आरोप लगे सीएम के अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, उनका तो साथ में रहने वाला आदमी वही पेपर लिया खानदार का। वसुंधरा के समय कितने भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरपीएस नंगी हो गई थी। और भजनलाल जी के समय तो ओमआर सीट ही बाहर आने लगे, पता नहीं कहाँ साइन हो रहे हैं कहाँ नहीं। तो ओमआर घोटाले जिस तरह मिड डे मील घोटाला राजस्थान में कब पकड़ोगे बड़े मगरमच्छ, बताओ। ये देश प्रदेश की जनता जानना चाहती है बड़े मगरमच्छ तब पकड़ोगे, कौन पकड़ेगा? क्या आप और हमको पकड़ नहीं सकते? एजेंसियां तो सरकार के पास है। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा, इससे राजस्थान में अपराध बढ़ा, नशे में नई नंबर पे आ गए। यही समझा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, पता नहीं राजस्थान के लोग कब समझेंगे। और यही बात वो कह भी रहे हैं, यही बात वो कह भी रहे हैं। क्या 25 साल बाद में अगर राजस्थान के लोगों को भरोसा नहीं है, मेरा टाइम ऐसे खराब या तो राजस्थान के लोग समझ नहीं पा रहे मुझे, और या फिर मेरा समझ से तो राजस्थान के लोगों को कि आप मुझे ताकत दो, मैं आपको वापस ताकत दूंगा। ये बात सही है। देखिए, मैं इसको महसूस करता हूं कि अगर 2-3 भी विधायक होते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, तो आज जो बड़े घोटाले हैं, पेपर लीक हैं, उसे लेकर 3 ही तो कम से कम आवाज उठा सकते थे, 3 भी तो कम से कम आवाज उठा सकते थे। आपने वो भी खत्म कर दिया। इसलिए हनुमान बेनीवाल का ये दर्द वाजिब है। पर मैं वही बात कर रहा हूं कि बीजेपी भी अपने नेताओं को, जाट नेताओं को अंदर खाने काफी सक्रिय रखे हुए है और पावर भी दिए हुए है। अधिकारियों को भी अच्छी खासी पोस्टिंग दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक जाटों में एक ऐसा तबका है जिसे हम बीजेपी के प्रति कमिटेड बना सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह परंपरागत वोट बैंक रहा है। तीसरी तरफ हनुमान बेनीवाल पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। जब किसी भी इलाके में हम जाते हैं तो भले ही इस बार वो खींवसर उपचुनाव हार गए हों, मगर राजस्थान के बड़े भूभाग में हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों में उम्मीदें बढ़ी है। इसलिए कह रहे हैं इस बार जाट राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यह मामला भरोसे का हो गया है। सभी बड़े नेताओं में किस तरह से वोट बटेगा या एकजुट गिरेगा, हनुमान बेनीवाल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी बड़ी संख्या में वो दलित और मुस्लिम वोटों को जोड़ पाते हैं, ओबीसी के गरीब तबकों को वो जोड़ पाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, उसके लिए तो एक रहो। जहां देश का प्रधानमंत्री आया है, जहां प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी आया है, उस स्थान का, पवित्र स्थान का अपमान हो रहा है, इस पर तो विचार करो। बाबा का यह भावुक अपील मीणा हाईकोर्ट का है, जहां पर वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है पूर्वी राजस्थान का चुनाव। जब वो कहते हैं कि गुर्जर आरक्षण में मैंने भूमिका निभाई, उनके आरक्षण की चिट्ठी रुकवाई, फिर उनका साथ भी दिया, मुझे क्या मिला। अब इस तरह की वो जब बातें पुरानी करते हैं तो उनकी नजर होती है मीणा वोट बैंक पर, कि तुम्हारे लिए हमने कुर्बानी दी है। ये भी हनुमान बेनीवाल की तरह एक दिलचस्प कहानी है कि ये मीणाओं से ज्यादा गैर मीणाओं की राजनीति खूब करते रहे, मगर इनका साथ कोई देता नहीं है मीणाओं के अलावा। इसलिए ये समझा रहे हैं स्वाभिमान के लिए तो जियो, पर ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि उस इलाके में बहुत सारे नेता, अब नए नेता पैदा हो गए। इंदिरा मीणा भी वहां पर अपना अच्छा खासा वर्चस्व सवाई माधोपुर में तैयार कर ली हैं। मनोज मीणा जैसे नेता भी आ गए हैं, और सबसे ज्यादा तो नरेश मीणा उधर फटकारे ले रहे हैं। तो ये छोटे आयु के जो नेता हैं वो बड़ी संख्या में उस इलाके में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि देखिए अभी भी डॉन तो बाबा ही हैं, पर इनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मनोज मीणा की भी एंट्री हो गई है। हनुमान बेनीवाल के साथ साथ ही नरेश मीणा के साथ भी राजनीति करते हैं, और वहां पर इंदिरा मीणा भी मजबूत नेता हैं। इसके अलावा नरेश मीणा को मैं देख रहा था भीड़ अभी देवली उनियारा, जहां पर
उन्होंने कसम खाई थी चप्पल नहीं पहनने की, वहां से अभी तक इनकी ये भीड़ जारी है, ये भी कंधों पर बैठकर ही घुमा करते हैं। तो आप समझिए कि इस बार मीणा राजनीति भी पूर्वी राजस्थान में बेहद दिलचस्प हो गई है। बीजेपी के जो मीणा वोटर हैं वो कमिटेड हैं, वो छोड़कर नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब की एक अपनी सियासत है और उनको जो मानने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, वो उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। कांग्रेस का यह परंपरागत वोट बैंक है, पर क्या ये युवा नेता इस बार उस वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? जिस तरह से टोडा भीम में लोग कह रहे हैं कि लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दौरे हो रहे हैं, वो मीणा वोट बैंक का मक्का मदीना है। जिस तरह कहते हैं बिहार में रूम है पोप का, मधुपुरा है गोप का, उसी तरह से टोडा भीम में मीणाओं का एक छत्र राज है। लोग कह रहे हैं कि बाबा की नजर इस बार वहां पर भी है। अगर ये बीजेपी को छोड़कर अपनी सियासत पर निकले तो फिर टोडा भीम उनके लिए सबसे सेफ सीट है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनका मन पता नहीं कब उचट जाए बीजेपी से, इसलिए इस बार मीणा वोट बैंक भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सचिन पायलट की राजनीति वहां पर टेस्ट होने वाली है। जो कॉम्बिनेशन उन्होंने मीणा और गुजर वोट बैंक का बनाया है, दौसा में जिस तरह से एससी एसटी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, ये उनका गठबंधन इस बार कसौटी पर कसा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये ओबीसी की बात कर रही है, ओबीसी और जनगणना की बात जब कर रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए? हम सबको पता है किसके क्या जाति गोत्र है, वो जानकारी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सेंसस करें, उसमें एक कॉलम और ऐड कर दें कि आपकी जाति क्या है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि इस देश में जहां 140 करोड़ रहते हैं, कम से कम आधे से ज्यादा लोग पिछड़े वर्ग के हैं, और हमारे दलित भाई बहनों आदिवासियों की गिनती पहले से होती है। उद्देश्य था कि एक इस प्रकार का साइंटिफिक डाटा हमारे पास हो कि समाज में जो लोग आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से मुख्य धारा में नहीं है, उन लोगों के क्या हालात हैं, कितना वो प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं, कितने वो शिक्षित हैं, कितनी नौकरी में उनको अवसर मिले हैं, उनकी भागीदारी कितनी है गवर्नेंस में, बजट्स में, स्कीम्स में, वो कितना लाभ उठा पा रहे हैं। सरकारें बनती थी, प्रदेश और देश में जो मुखिया होते थे वो मनमाने तरीके से आवंटन करते थे, इतना इस समाज को, इतना इस जिले को, इतना उस प्रांत को, कोई डाटा नहीं था। हम चाहते हैं पता तो पड़े जिन लोगों के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे कहां तक पढ़े हैं, पढ़ लिखकर। सचिन पायलट साहब, कांग्रेस ने अगर ये सोचा होता तो आज ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती जो आप समझा रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को और एससी एसटी वोट बैंक को वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज इस एजेंडे पर चलने की जरूरत पड़ रही है। पर फिर वही बात है कि कर चुके हैं, हमें किसी और वर्ग को विदिन ओबीसी देखना है, क्योंकि ओबीसी भी कोई एक समाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब अलग अलग समाज हैं, और जैसा यहां एक वक्ता बोल रहे थे, ओबीसी का मजहब हो सकता है, आप सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन वर्ग वही है। वर्ग कौन सा वर्ग है? जिन दो हाथों से जो काम करता है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, जो ये कह रहे हैं कि ओबीसी में बहुत सारे जातियां हैं। ओबीसी एक वर्ग है और उसमें सारे कामगार जातियां हैं जो हाथों से काम करती है, जो फसल उपजाती है, जो दूध निकालती है। क्या ये जातियां इकट्ठा हैं वोट बैंक के रूप में? ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस को ओबीसी को लेकर जो रणनीति वो तैयार कर रहे हैं, या फिर एससी एसटी के जातिगत आरक्षण को लेकर जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसमें ये देखना होगा कि चाहे एससी की जाति हो या फिर ओबीसी की जाति हो, ये एक वर्ग है, जाति समूह है, इनमें आपस में भारी टकराव है, जिसका फायदा बिहार में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आसानी से उठाती रही है। इस फासले को कैसे खत्म करना है, इस पर गहनता से और महीनता से विचार करना चाहिए, बजाय कि गुलदस्ता लेकर घूमना चाहिए कि ये मेरा हो जाए। उस गुलदस्ते में कौन कौन से फूल हैं जो आपके कोट पर ज्यादा शोभा देंगे,
ये देखना जरूरी है, तभी इस रणनीति पर आगे बढ़ पाएंगे। वैसे सचिन पायलट, कल उनके पिता राजेश पायलट की जयंती है, जहां पर वो टोंक में जरूरतमंदों को सामाजिक कार्यक्रम के अनुसार जो कुछ सहायता देना होगा उस सहायता देने के लिए रहेंगे। पर राजस्थान की राजनीति असल तस्वीर जो है करीब करीब पंचायत और नगर निगम चुनाव में साफ हो जाएगी कि राजनीति जानी किधर है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।